बजट यानी साल भर का हिसाब किताब। कल है 1 फरवरी और इसी दिन भारत सरकार 2023-24 के लिए बजट पेश करने वाली है। इसी से तय होगा कि साल भर सरकार कहां कितना पैसा खर्च करेगी, क्या महंगा क्या सस्ता, सब पता चलेगा। अब आप कह सकते हैं कि जब सब कल पता चलेगा तो आज चर्चा क्यों? इस सवाल का जवाब है इकोनॉमिक सर्वे। बजट से पहले सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, बताया कि जो साल बीत गया उसमें क्या क्या काम हुआ, क्या रह गया, क्या करना है। इसलिए आज लल्लन टॉप शो में इसी पर बात होगी। साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट सत्र के बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज बजट सत्र का पहला दिन था। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात की और कहा कि सदन में तकरार हो लेकिन तकरीर भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सत्र की शुरुआत हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। माननीय सदस्यगण, संसद के इस समवेत सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने आदि का जिक्र किया। इस अभिभाषण के दौरान भारत राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी के सांसद सेंट्रल हॉल में नहीं थे। दोनों पार्टियों ने बहिष्कार किया था। बीआरएस का कहना था केंद्र सरकार शासन के सभी मोर्चों पर विफल रही, इसलिए बहिष्कार। जबकि आम आदमी पार्टी ने अडानी ग्रुप में LIC निवेश को मुद्दा बनाकर पीएम से जवाब मांगा। इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच के लिए जेपीसी की डिमांड है हमारी कि इस पे जेपीसी बननी चाहिए और ये जो एक प्रकार से ये इतना बड़ा वित्तीय भ्रष्टाचार हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, इसकी जांच करा के पूरे देश के सामने सच आना चाहिए। उन करोड़ों लोगों की चिंता दूर करनी चाहिए सरकार को जो आज भयभीत है, डरे हुए हैं, क्योंकि वो कई बैंकों से मार खा चुके हैं, पहले भी उनका पैसा डूब चुका है। आज वो लोग जो बेटी की शादी के लिए, बुढ़ापे के पेंशन के लिए, अपना घर बनवाने के लिए, बीमारी के संकट में पैसा काम आएगा ये सोच के जिन लोगों ने अपनी पूंजी जमा की थी, आज वो सारे लोग घबराए हुए हैं, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे देश की सफलता का बायकॉट बता दिया। देखिए, वो तो हमेशा बायकॉट करते हैं। वो जो बायकॉट करने वाले लोग हैं वो देश की सफलता का, देश के गौरव का ही बायकॉट कर रहे हैं। तो देश देख रहा है और देश के लोगों को जो खुशी मिल रही है वही लोग कल उनको जवाब देंगे जो बायकॉट कर। करीब 1 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक सर्वे 2023-24 पेश किया। अब ये आर्थिक सर्वे क्या होता है? मान लीजिए कि आपको अपना अगले साल का बजट बनाना है, यानी ये तय करना है कि आने वाले साल में कहाँ कितना खर्च करना है और किन चीज़ों पर, और इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे।
ये सब तय करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी हिसाब किताब वाली डायरी देखनी होगी। देखना होगा पिछले साल घर किस तरह चला, हालत सही रहे या खराब, कहाँ खर्च, कहाँ बचत और कहाँ पर निवेश। ये भी फैसला करना होता है कि आगे कितना हाथ दबाकर चलना है और कहाँ पर हाथ खोलना है। अनुमान लगाया जाता है कि हालात कैसे रहने वाले हैं। अब यहाँ घर की जगह देश कर दिया जाए तो हिसाब किताब की डायरी ही इकोनॉमिक सर्वे होगी। और क्या होता है इस सर्वे में? दो तरह की बातें होती हैं। पहली ये कि पिछले एक साल में देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही, सरकार का पैसा किस सेक्टर में कितना गया, उद्योगों की हालत कैसी, रोजगार कितना, कृषि क्षेत्र का हाल कैसा, कितना आयात किया, कितना निर्यात, इन सब चीज़ों का डेटा होता है, आंकड़े होते हैं। दूसरा, आर्थिक सर्वे में अगले साल की अर्थव्यवस्था का अनुमान दिया जाता है। बताया जाता है कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो सकती है और उसकी वजह क्या होगी। यानी नए वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ेगी तो क्यों, इसकी वजह, या खराब रहेगी तो इसकी भी वजह। एक तरह से आर्थिक सर्वे बजट का आधार तय करता है। बजट में सरकार ने किस सेक्टर को कितना फंड एलोकेट किया, इसका तर्क आर्थिक सर्वे के आंकड़ों में खोजा जाता है। कुल मिलाकर इसमें बीते साल के हिसाब किताब के साथ आने वाले बरस के लिए सुझाव, चुनौतियां और समाधान होते हैं। और ज़रूरी बात यह है कि साल शुरू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को, जिसे फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष कहते हैं। और आगे हम जहां साल कहेंगे वहां हमारा मतलब वित्तीय वर्ष से ही होगा। तो अब सवाल ये कि हमारे आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे क्यों ज़रूरी है, ये हमें किस तरह से प्रभावित करता है, सुनिए जानकारों से। देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इकोनॉमिक सर्वे, वो ये बताता है कि जो पिछला साल है उसमें क्या क्या हुआ, किस किस क्षेत्र में, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, सब चीज़ों के बारे में एक ब्यौरा दे देता है कि इस साल ये हुआ। और फिर एक तरह से ये भी बता देता है कि क्या समस्याएं हो सकती हैं आगे आने वाले समय में। तो ये एक पॉलिसी का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पॉलिसी के बारे में बताता है, पर पॉलिसी क्या होगी बजट में वो नहीं बताता। अक्सर कई बार देखा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण में कई चीजें बताई गई हैं लेकिन वो बजट में नहीं आती हैं। तो इसलिए इससे ये नहीं कह सकते कि पॉलिसी क्या हो सकती है, पर यह जरूर पता लग जाता है कि सरकार का विचार क्या है जो इस साल हुआ। तो वो जो कोई भी अगर इसको पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि सरकार की क्या सोच है, वो सिर्फ इससे पता लगेगी। अब प्रश्न ये कि ये सर्वे तैयार कौन करता है। वित्त मंत्रालय में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी DEA। DEA का इकोनॉमिक डिवीजन ही इकोनॉमिक सर्वे तैयार करता है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में ये सर्वे तैयार होता है। इस समय इस पद पर हैं V अनंत नागेश्वरन। इकोनॉमिक सर्वे तैयार होने के बाद इसे वित्त मंत्री अप्रूव करती हैं। पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में पेश किया गया था। 1964 तक इसे बजट के साथ पेश किया जाता था। इसके बाद इसे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। एक चीज़ और, 2011 तक 2010-11 अगर वित्त वर्ष की बात करें तो इससे पहले ये एक पार्ट में होता था, लेकिन 2010-11 से 2020-21 के दौरान इसे 2 हिस्सों में रिलीज किया जाने लगा। हालांकि 2021-22 के बाद से फिर से ये एक ही पार्ट में आने लगा। आज 31 जनवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, बजट 2023 से एक दिन पहले। और क्या खास है इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में, बिंदुवार बताते हैं। पहला, जीडीपी। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अगले साल यानी 2023-24 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.0 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी देश भर में होने वाले उत्पादन को बताता है। दूसरा बिंदु विकास दर से जुड़ा हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक साल 2022-23 जो अभी भी चल रहा है, ये वित्त वर्ष जो 31 मार्च को खत्म होगा, इसमें हमारे देश की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। अनुमान शब्द क्यों? क्योंकि अभी वित्त वर्ष चल रहा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान विकास दर थी 8.7%। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 8.7 थी, इस साल इसके घटकर 7% रहने का अनुमान है। तीसरा बिंदु रोजगार से जुड़ा है। सर्वे कहता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में लेबर मार्केट मुश्किलों से उबर चुका है और कोरोना काल से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। बेरोजगारी दर साल 2018-19 के 5.8% से घटकर साल 2020-21 में 4.2% रह गई है। चौथा, अनाज उत्पादन। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार बढ़त देखने को मिली है और साल 2021-22 में ये बढ़कर 315.7 मिलियन टन यानी 31 करोड़ 57 लाख टन हो गई है।
पांचवा बिंदु निर्यात से जुड़ा है, यानी कितना माल भारत ने दूसरे देशों को भेजा। सर्वे के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात 27 लाख करोड़ रुपए रहा। भारत ने ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब के लिए अपने निर्यात में बढ़ोतरी की है। छठवां बिंदु इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा है। सर्वे के मुताबिक भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 94,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एक्सपोर्ट किया है। साथ ही भारत वैश्विक स्तर पर मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता भी बन गया है। सातवां बिंदु सड़क से जुड़ा है। सर्वे के मुताबिक नेशनल हाईवे और सड़कों के निर्माण में तेजी आई। वित्त वर्ष 2016 में 6,061 किलोमीटर सड़क बनी थी और वित्त वर्ष 2022 में 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों का निर्माण हुआ है। आठवां बिंदु सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ा है। सर्वे के मुताबिक कुल 141.4 लाख करोड़ रुपए के 89,151 प्रोजेक्ट प्रोसेस में हैं, यानी कार्य प्रगति पर है, जबकि इस बरस 5.5 लाख करोड़ रुपए की 1,009 परियोजनाएं पूरी भी की गई हैं। नौवां बिंदु महंगाई से जुड़ा है। समीक्षा में कहा गया कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में औसत महंगाई दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया था। अप्रैल 2022 में ये 7.8 तक पहुंच गई। हालांकि दिसंबर 2022 तक ये फिर 5.7% पर आ गई। 10वां बिंदु, दिसंबर 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 46,63,000 करोड़ रुपए पर रहा। नवंबर 2022 के अंत तक भारत विश्व में छठवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। सर्वे में कहा गया कि विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, देश के पास पर्याप्त है। ये थी आर्थिक सर्वे की 10 खास बातें। आर्थिक सर्वे पर विद्वानों की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुन लेते हैं। मेरा मानना है कि अभी भी ऐसा नहीं कि हम जो है कोविड की मार से आगे बढ़ गए हैं। वजह उसकी ये है कि अभी हमको रेट ऑफ ग्रोथ पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार गिरावट ज्यादा होती है तो उछाल भी आता है आगे आके। हमें अभी लेवल ऑफ जीडीपी को देखना चाहिए। तो लेवल ऑफ जीडीपी को अगर हम देखें तो Q2 में 2019-20 में जब कोविड के पहले का था और अभी के Q2 में देखें तो सिर्फ 8% की बढ़त है। तो 3 साल में 8% की बढ़त है, यानी कि हमारी जो एवरेज ग्रोथ रेट है पिछले 3 साल में वो करीब 3.25% की है। तो इसलिए हम ये कहें कि अभी हमारी ग्रोथ 7% हो रही थी, पिछले साल 8.5% हो रही थी वगैरह वगैरह, वो इतने मायने नहीं रखता जितना कि लेवल ऑफ जीडीपी। उसी तरह सर्विसेज सेक्टर है, उसी तरह इंडस्ट्री है, उसमें हमें लेवल देखना चाहिए कि हमारी लेवल क्या है। उसमें ग्रोथ रेट पे इस समय इतने चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो सरकार जो है वो ग्रोथ रेट पे जब फोकस कर रही है और वो कह रही है कि आईएमएफ वगैरह हैं वो तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि वजह हमारी ग्रोथ रेट 7% या 6% रहेगी। पर लेकिन मेरा मानना है कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, ये डेटा गैदरिंग एजेंसी नहीं है। ये डेटा सरकार का लेती हैं, उसमें आधा प्रतिशत इधर उधर करके उसको आगे बढ़ा देती हैं। तो जो गलती सरकार के डेटा में होती है वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी के डेटा में भी गलती होती है। तो इसलिए ये कहना कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, मेरा मानना ये सही नहीं। और अगर ये है भी तो ये सिर्फ संघर्ष क्षेत्र की ग्रोथ है, इसमें असंघर्ष क्षेत्र की ग्रोथ नहीं है। असंघर्ष क्षेत्र में परेशानी का दौर बना हुआ है, वहां पे बहुत सारे यूनिट्स बंद हो गए हैं या वो बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि जो माइक्रो सेक्टर है, जो 6 करोड़ यूनिट है, वहां पे बहुत बड़ी परेशानी इस समय चल रही है। तो अगर आप देखें उसके उदाहरण के तौर पे तो देखिए ट्रेड का सेक्टर है, उसमें ई कॉमर्स 30-40% बढ़ रहा है, जबकि अर्थव्यवस्था मुश्किल से 3.25% के करीब बढ़ रही है। तो वो कैसे बढ़ रहा है? जब डिमांड शिफ्ट की है, जो हमारा नेबरहुड स्टोर है, जो आसपास का हमारे जो दुकानें हैं, वहां से डिमांड शिफ्ट करके बड़ी बड़ी ये जो ई कॉमर्स और मॉल्स वगैरह में चली गई है। उसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर गुड सेक्टर है, आपका एफएमसीजी सेक्टर है, वहां पे भी डिमांड शिफ्ट कर गई है। तो ये जो गिरावट है हमारे असंगठित क्षेत्र में, वो हमारे डेटा में नहीं आती। कम से कम आर्थिक सर्वेक्षण से ये तो हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो कुछ कम से कम सही डेटा की तरफ ले जाएगा और सही विश्लेषण हमें बताएगा कि आगे आने वाली समस्याओं में ये सबसे अहम चीज है। आर्थिक सर्वे में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब कोविड महामारी से आगे बढ़ चुकी है, यानी जो झटका लगा था उससे उबर चुकी है और तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हमने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपको बताया और ये भी कि 1 फरवरी को जब बजट आएगा तब क्या अनुमान हो सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे को देखते हुए बजट से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, ये समझना जरूरी है। अगेन विद्वानों से सर्वे से एक चीज तो साफ है कि सोशल सिक्योरिटी की जो बात चल रही है, गरीबों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी नेट, उसका बरकरार रखना जरूरी ही नहीं, उसको आगे फैलाना बहुत जरूरी है।
और ये एक जिसे कहते हैं ये मतलब एसेंशियल कंडीशन हो गया है। हम अगर कंजम्पशन की बात करें, हम लोअर इकोनॉमिक ग्रुप्स की जो आर्थिक परिस्थितियों की बात करें, इन सब के विषय में, और सोशल सिक्योरिटी नेट भारत सरकार ही नहीं, भारत सरकार किस तरह से अपना वो अपना जिसे कहते हैं प्रॉड करते हैं या पुश करते हैं राज्य सरकारों को कि आप भी खासकर वही कदम उठाइए जो ये सोशल सिक्योरिटी नेट को बढ़ाएं। उस पर हम सच में बजट में हम हमारे कल उस चीजों पे सबसे पहली निगरानी रहेगी। दूसरी चीज है कि जब हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किन क्षेत्रों से आएगा, उन क्षेत्रों के लिए भारत सरकार के पास क्या जिसे कहते हैं हम क्या नए आइडियाज हैं कि उन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए। ये दोनों चीजें कल के मुख्य बिंदु होंगे साधारण आदमी के लिए। बाकी सारी चीजें इससे जुड़ा हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजी निवेश पर कितना खर्च, कितना जोर देते हैं सरकार। ये दोनों फिर से मैं कह रहा हूँ कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि एक तरफ अगर आप सोशल सिक्योरिटी बढ़ाएंगे तो निश्चित है आपको रेवेन्यू से खर्च आपको आवंटन करना पड़ेगा, लेकिन रेवेन्यू को कट करके ही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कट करके ही कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो वित्त मंत्री कहाँ तक इस कठिन जिसे कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट को सुलझा पाते हैं, हमारा नजर कल वहीं पे रहेगा। तो यह था आर्थिक सर्वे यानी बीते साल का लेखा जोखा। अब आगे सरकार की क्या प्लानिंग है, इसके बारे में हमें बजट डे के दिन पता चलेगा। ललन टॉप पर आप सुबह से ही बजट से जुड़ी खबरें, पूरा बजट, उसका विश्लेषण, विद्वानों की उसके बारे में राय सब जान पाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।